नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार यादव फिर से पेश हूँ मेरे यूट्यूब चैनल विकास यादव साइंस क्लासेज पे। दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन बात कर लेते हैं कोरोना वायरस पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अपना भारतवर्ष जो देश है वो आज एक भयंकर आपदा से ग्रस्त है जिसका नाम है कोरोना वायरस। तो दोस्तों, आप सभी से यही हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है कि आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें, फालतू कार्य के लिए आप बाहर इधर उधर ना घूमें। जितना हो सके उतना आप घर पे रहने की कोशिश करें। इसके साथ में कोरोना वायरस से बचने की जितनी भी सावधानियां हैं उनको काम में लें। आप साबुन से हाथ धोएं। अगर मान लीजिए कोई गंदे वंदे हाथ है तो आप मुंह पे या फिर नाक पे ना लगाएं। इसके अलावा आप क्या करें, अपने आसपास में सैनिटाइज कीजिए। अपने घरेलू वस्तुओं जो है, गेट वेट या जिनको भी जो भी है, उन सभी वस्तुओं को सैनिटाइज कीजिए। और इसके साथ ही आप क्या करें, घर पे काढ़ा बना के या फिर आप नमक के, गर्म पानी और नमक का क्या करें, घोल बनाकर गरारे करें। जो भी आप सावधानी अपनाएंगे वो अपने देश के लिए या आपके आने वाले जनरेशन के लिए या फिर आपके लिए या आपके परिवार के लिए, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप सभी कोरोना वायरस से एक दूसरे की मदद करते हुए सभी आप सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आज आते हैं अपने टॉपिक पे। आज बात करने वाले हैं अपन एक भोजन के घटक के बारे में, भोजन के अवयवों के बारे में, मतलब न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो आज बात करते हैं अपना टॉपिक के बारे में। आज अपना टॉपिक जो है वैसे तो है कार्बोहाइड्रेट, पर बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, या कार्बोहाइड्रेट किस श्रेणी में आता है। तो बात करते हैं भोजन के अवयव। भोजन के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड या फिर भोजन के अवयव। अच्छा, सबसे पहले यहां आता है बैलेंस डाइट, या बोल सकते हो आप संतुलित आहार। दोस्तों, संतुलित आहार या बैलेंस डाइट किसे कहा जाता है? जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, डॉक्टर उसको यही हिदायत देता है कि आप क्या करें, बैलेंस डाइट ले या फिर संतुलित आहार ले। ऐसा भोजन जिसमें शरीर से संबंधित जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उस सभी को पूरा करने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ क्या हो, उसमें सही अमाउंट में क्या हो, उपस्थित हो। अब भोजन के संतुलित आहार की बात करें तो संतुलित आहार ऐसा भोजन हुआ या बैलेंस डाइट ऐसा फूड है जिसके अंदर अपन बात कर सकते हैं कि फूड की जितने भी कंपोनेंट्स हैं या फिर फूड की जितने भी अवयव जो है भोजन के, वो सभी सभी अपनी प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो। ऐसे वाले सिचुएशन में ऐसे वाले भोजन को क्या कहा जाता है, संतुलित आहार कहा जाता है। अच्छा, बात कर रहे थे अपन कंपोनेंट्स फूड के बारे में, तो एक संतुलित आहार से एक और बात आती है कुपोषण, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। अच्छा, कुपोषण का मतलब क्या होता है दोस्तों? कई बार इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं कुपोषण संबंधी रोगों के बारे में। तो अपन बात करते हैं कुपोषण क्या होता है। कुपोषण से तात्पर्य है कि ऐसा भोजन जिसको संतुलित भोजन नहीं कहा जाता है, संतुलित आहार नहीं कहा जाता, जिसके अंदर कोई ना कोई किसी प्रकार के भोजन के अवयव की जो है जरूरत है या फिर मात्रा है वो कम होती है। किसी ऐसा भोजन जिसके अंदर बहुत सारे अवयव जो पदार्थ होते हैं उनमें से किसी एक पदार्थ की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। जैसे एक राजस्थान पुलिस के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसे रोटी, दूध तथा अंडा आहार दिया जाता है। एक व्यक्ति है, क्वेश्चन है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसे प्रतिदिन रोटी, दूध और अंडा आहार दिया जाता है, फिर भी इस व्यक्ति में किस रोग के होने की संभावना रहेगी? फिर भी इस व्यक्ति में किस रोग के होने की संभावना रहेगी? तो यहां से ऐसे कंपटीशन में क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। तो बात करते हैं, देखो सबसे पहले रोटी का मतलब होता है आपका अनाज, और अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं इनमें? कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, इसका मतलब अपने भोजन के जो अवयव है उसमें से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूरी हो रही है। अच्छा, बात करते हैं दूध के बारे में। दूध जो आता है उसके अंदर प्रोटीन आती है या वसा आती है, आप बोल सकते हैं वसा के बारे में बात कर सकते हैं, वसा आती है। इसके अलावा जो अंडा होता है उसके अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो एक व्यक्ति को ये तीनों आहार देने के बाद में उसकी कार्बोहाइड्रेट की, उसकी प्रोटीन या वसा की आपूर्ति तो पूरी हो जाती है, लेकिन इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बचता है जिसका नाम होता है विटामिन। एक तत्व बचता है जिसे बोल सकते हैं आप विटामिन। अच्छा, ये विटामिन एलिमेंट जो है ये भी क्या है, इनमें अंडे में प्रचुर मात्रा से पाए जाते हैं। आपको पता हो तो अंडे के अंदर लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ जो कमी आएगी वो आएगी आपके विटामिन सी की। कौन सी कमी आ जाएगी? विटामिन सी की कमी बोली जाएगी। हाँ, इस रोग को क्या बोला जाएगा? विटामिन सी की कमी है। और विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी।
इसका कारण ये हुआ कि अंडे के अंदर लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन अंडे के अंदर कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? सी विटामिन नहीं पाया जाता। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं अंडा कभी भी खट्टा नहीं होता। तो ऐसे वाले सिचुएशन में ऐसा व्यक्ति जिसे प्रतिदिन आहार के रूप में रोटी, दूध और अंडा दिया जाता है, उसमें अन्य किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, या फिर अन्य किसी प्रकार का भोजन संबंधी या कुपोषण संबंधी रोग नहीं होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ रोग होने की संभावना रहेगी स्कर्वी। तो ये राजस्थान पुलिस के अंदर 2018 के अंदर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं आगे अपने संतुलित कुपोषण के बारे में, कि ऐसा भोजन जिसके अंदर भोजन के किसी ना किसी एक घटक की मात्रा कम पाई जाती है या फिर अनुपस्थित होती है, उसे क्या कहा जा सकता है? कुपोषण कहा जा सकता है। अच्छा, अपन बात कर रहे थे भोजन के अवयव के बारे में। तो भोजन के जो प्रमुख अवयव जो होते हैं वो होते हैं, जैसे आपके मैं काउंट कर लूं, ये कुल 6 अवयव होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है आपका कार्बोहाइड्रेट है, सेकंड आपका वसा है, थर्ड आपका प्रोटीन है, फोर्थ आपका विटामिन है, फिफ्थ आपका है विटामिन के बाद में आपका बच गया जल, बच गया। इसके अलावा लास्ट है खनिज तत्व या खनिज पदार्थ, खनिज तत्व बोल सकते हैं आप। ये सारे क्या होते हैं? भोजन के अवयव होते हैं। दोस्तों याद रहे, भोजन के अवयव जो या फिर फूड कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन है, इसके अलावा विटामिन है, इसके अलावा वाटर है, और इसके अलावा मिनरल्स जो होते हैं, ये सारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा दोस्तों, अपन इनको एक एक करके एक एक बात करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक आता है ये आपके जेट एग्जाम में और आईसीआर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। जेट और आईसीआर एग्जाम के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन वाला, पोषक तत्वों के बारे में या पोषक पदार्थों के बारे में। तो ये पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ रहे हैं आज। तो आज सबसे पहले बात करने वाले हैं अपन कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो अपना टॉपिक भी है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आज कार्बोहाइड्रेट को। तो दोस्तों बात करते हैं, आज का टॉपिक है अपना कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आज दोस्तों बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं निर्माण। ऐसे वाले पदार्थों का जो निर्माण होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है वो किस किस के द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है वो ऐसे वाले एलिमेंट्स होता है जिनमें कार्बन भी उपस्थित होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ऐसे वाले यौगिक जिनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ बात ध्यान देने वाली बात है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन से अगर कोई पदार्थ बनता है, ऐसे कंपाउंड्स केमिस्ट्री के अंदर जो किससे बनते हैं? सिर्फ और सिर्फ आपके कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले उनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? हाइड्रोकार्बन। याद रहे दोस्तों, अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाए तब उसे बोला जाएगा कार्बोहाइड्रेट, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन आएगा तो उसे क्या बोला जाएगा? हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। तो अपन बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है कार्बन एलिमेंट से, हाइड्रोजन एलिमेंट से और ऑक्सीजन एलिमेंट से। अच्छा बात करते हैं इनका सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र, ये कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है सामान्य सूत्र के बारे में। तो इनका जो सामान्य सिंपल फॉर्मूला जो होता है, इनका जो सिंपल फॉर्मूला होता है यो होता है CH2O और कोष्टक से बाहर N। यहाँ जहां N का पावर रखा जाएगा वो यहाँ N भी आ जाएगा, यहाँ पे भी N आ जाएगा और इसके साथ में ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। इसमें फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर लेते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला आता है, ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज के बारे में बात की जाए तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6, मतलब आप ऐसे इसको सिंपल फॉर्मूले में कोई भी यूज कर सकते हैं, H2O और यहाँ N की जगह क्या लिख लेंगे? यहाँ N बराबर 6 कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका C6H12 है, ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 612 है और O12 है और फिर क्या हो जाएगा? O6 C6H12O6। ये क्या हो गया? आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। तो सामान्य सूत्र जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के क्या होते हैं? CH2O, आगे कोष्टक के बाहर N में रखे जाते हैं। अच्छा बात करते हैं दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आता है। बात करते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा होती है। दोस्तों आप जानते हैं कि जो भी अपन फूड लेते हैं वो सारा फूड कोशिकाओं में जाता है।
भोजन खाने के बाद में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए डाइजेस्ट होने के बाद में कहाँ पहुंचता है, अपने सेल्स में पहुंचता है। और सेल्स में एक कंपोनेंट्स होता है जिसको बोल सकते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद में क्या होती है, वो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। तो ये यहाँ पर बात कर रहे थे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा कितनी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है 4.0 किलो कैलोरी जूल। 4 किलो कैलोरी जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों, 4.0 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वैसे ये पोषक पदार्थों में सबसे कम एनर्जी मानी जाती है, क्योंकि 4.0 जो होता है सबसे कम होता है, इससे ज्यादा होता है प्रोटीन का, और सबसे सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है वसा, तो ये सबसे कम होता है। लेकिन यहाँ अपन बात कर लेते हैं सिर्फ ये कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की मात्रा हो जाती है, कितनी होती है, 4.0 किलो कैलोरी जूल। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं इसके बाद में, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है, या फिर कौन सी ऐसा खाद्यान्न है जिसमें क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों चावल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, चावल। राइस के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। दोस्तों याद रखें, मतलब हाईएस्ट अमाउंट में क्या पाया जाता है, राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट परसेंट होता है, ये बात कर सकते हैं। अच्छा, एक नोट करने वाली बात, यहाँ चावल के अंदर किसी प्रकार की प्रोटीन नहीं पाई जाती। इसको थोड़ा सा मैं नोट में लिख देता हूँ जब तक आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं आगे का सर्वाधिक मात्रा में, फिर दूसरे नंबर पे सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला जो तत्व होता है, या जो खाद्यान्न है, वो होता है आलू। कौन सा होता है, आलू। द्वितीय नंबर पे आलू के अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे बोल सकते हैं हम पोटैटो, आप सिंपल, ठीक है। थर्ड जो आता है आपका, थर्ड हो गया तीसरे नंबर पे, तीसरा कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो होता है आपका केला, बनाना। सर्वाधिक मात्रा में तीसरे नंबर पे जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है अपने, वो किससे होती है, केले से या बनाना फ्रूट से प्राप्त होती है। तो दोस्तों अपन ने बात कर ली सर्वाधिक मात्रा में, वापस से बात कर लेते हैं। सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत होता है वो होता है आपका चावल या राइस हो गया। सेकंड, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला जो खाद्यान्न जो होता है वो होता है आलू या पोटैटो। अच्छा, तीसरा सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला जो होता है वो होता है केला या बनाना। अच्छा दोस्तों, यहाँ बात कर रहे थे अपन चावल के बारे में। चावल के बारे में बात कर रहे हैं, उसको एक बार नोट में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चावल के अंदर किसी भी प्रकार की प्रोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती। तो अपन बात कर सकते हैं चावल में प्रोटीन की मात्रा, चावल में प्रोटीन की मात्रा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, चावल में प्रोटीन की मात्रा होती है 0%। कितना प्रतिशत होती है, 0। बिल्कुल भी प्रोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती, चावल में किसी प्रकार की प्रोटीन की मात्रा नहीं होती। अच्छा दोस्तों, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है। आजकल एक राइस बनाया गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, तो उस चावल का नाम जो होता है उसका नाम है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस दोस्तों, एकमात्र चावल जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो होता है गोल्डन राइस। इसे आनुवांशिक तरीके से रूपांतरित करके बनाया गया है जीन स्थानांतरण के द्वारा, तो इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। धरती का एकमात्र चावल जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो, उसका नाम है गोल्डन राइस। एक किस्म का नाम है गोल्डन राइस। इस गोल्डन राइस के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। बाकी जनरली जितने प्रकार के चावल जो होते हैं अपने, जहां भारत के अंदर उगाए जाते हैं, जिनके ये कल्टीवेशन होती है, खेती की जाती है, उनके अंदर 0% क्या पाया जाता है, उनके अंदर प्रोटीन उपस्थित होती है उनके अंदर। बाकी सर्वाधिक मात्रा में चावल के अंदर या राइस के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। तो दोस्तों यहाँ तक अपन ने बात कर ली। सबसे पहले निर्माण के बारे में। निर्माण होता है इनका किससे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा। सामान्य सूत्र जो होता है इनका क्या होता है, CH2O और कोष्टक से बाहर N का मान जितना भी रखेंगे यहाँ इनका मान बढ़ता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के अंदर N का मान 6 रखा तो क्या बन गया, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बन गया, C6H12O6 बन गया। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, 4.0 किलो कैलोरी जूल ऊर्जा होती है, जो सबसे कम होती है। वैसे आगे बात करते हैं सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत होता है वो चावल या राइस होता है। दूसरे नंबर पे होता है आलू और तीसरे नंबर पे होता है आपका केला या बनाना।
चावल के अंदर प्रोटीन की मात्रा जो होती है 0% होती है, और गोल्डन राइस एक अपवास रूप या फिर बोल सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड करके क्या बनाया गया है, एक किस्म बनाई गई जिसमें चावल प्रोटीन की मात्रा उपस्थित होती है। स्टडी करते हैं हम क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के बारे में। अच्छा दोस्तों, क्लासिफिकेशन को ऐसे याद रखना थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन मैं इसके लिए एक शानदार सी ट्रिक बना के देता हूँ, जिस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसको अच्छी तरह याद कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए, ये मान लिया अपने कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका मोनोसेकेराइड, एक क्या होता है आपका मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाई या ओलिगोसेकेराइड, और थर्ड होता है आपका पॉलीसेकेराइड। पहला होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाई या ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। अच्छा बात करते हैं इसके लिए। ट्रिक थी अपनी, ट्रिक है गर्लफ्रेंड जी। गर्लफ्रेंड मजा आएगा ट्रिक के अंदर। तो दोस्तों बात है, अपने ट्रिक के बारे में बात करते हैं। गर्लफ्रेंड जी मदन लाल से, एक व्यक्ति का नाम है, एक छिछोरे लड़के का नाम है। गर्लफ्रेंड जी मदन लाल से गुस्सा होकर श्याम चंद्र के पास गई। अपनी ट्रिक क्या है? गर्लफ्रेंड जी मदन लाल से गुस्सा होकर श्याम चंद्र के पास गई। तो दोस्तों मैं इस ट्रिक को लिख तो दूंगा साइड में, या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अपने वीडियो के। तो मैं बात करता हूँ, वापस से बोल देता हूँ एक बार ट्रिक को। गर्लफ्रेंड, यहाँ 2 वर्डों को अलग अलग कर दिया मैंने। गर्लफ्रेंड जी मदन लाल से गुस्सा होकर, यहाँ 2 वर्डों को एक साथ बोला मैंने, गुस्सा होकर श्यामचंद्र के पास गई। आप भी जानते हैं दोस्तों, एक गर्लफ्रेंड अगर एक से नाराज है तो दूसरा तैयार है उसके लिए। तो दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में आगे, कि यहाँ से बात करते हैं मोनोसेकेराइड कौन कौन से होते हैं। मोनोसेकेराइड का मतलब होता है ऐसे वाले कार्बोहाइड्रेट जिनकी एक यूनिट, सिंगल यूनिट पाई जाती है, या फिर एक मोनोमर इकाई के द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मोनोसेकेराइड कहा जाता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, इस जी का मतलब होता है ग्लूकोज। इसका मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। इसका मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। अच्छा दूसरा जो होता है, इसका मतलब होता है अपना फ्रक्टोज। दूसरा अपना फ्रक्टोज। पहला है जी मतलब गर्ल मतलब ग्लूकोज, फ्रेंड मतलब फ्रक्टोज, और जी गर्लफ्रेंड जी का मतलब हो गया ग्लैक्टोज। जी का मतलब क्या हो गया? ग्लैक्टोज। गर्लफ्रेंड जी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। उसके बाद में आते हैं डाइसेकेराइड या फिर ओलिगोसेकेराइड। डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड का मतलब होता है जब दो एकलक इकाइयां मिलकर क्या करती है, मोनोसेकेराइड, इन 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां बनकर क्या बनाती है, डाइसेकेराइड या फिर ओलिगोसेकेराइड बनाती है। जैसे पहला है मदन से बन जाएगा यहाँ पर माल्टोज, मदन से बन जाएगा यहाँ माल्टोज, लाल से बन जाएगा लैक्टोज, मदन से बना माल्टोज और लाल से बना लैक्टोज, और एस से बना सुक्रोज। तो यहां अपनी ट्रिक थी, गर्लफ्रेंड जी मदन लाल से मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। उसके बाद में आती है गुस्सा होकर। गुस्सा होकर का मतलब यहां हो जाएगा, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, वो आएंगे नहीं उधर, ग्लाइकोजन, क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। एस का मतलब हो जाएगा यहां पर स्टार्च। एस का मतलब क्या हो जाएगा? स्टार्च। गुस्सा होकर श्याम का मतलब हो गया स्टार्च, और चंद्र का मतलब हो जाएगा सेलुलोज। क्या हो जाएगा? सेलुलोज।
तो अपने बात कर ली क्लासिफिकेशन के बारे में कार्बोहाइड्रेट का, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, थ्री टाइप्स के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो होते हैं उनके अंदर जो सिंगल यूनिट जो होती है, मोनोमर्स होते हैं आपस में, मोनोमर्स जो होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, मोनोसेक्राइड्स का। जब टू या टू से जब दो मोनोसेक्राइड मिलकर आपस में मिलकर किसी का निर्माण करते हैं तो कहलाता है डाइओलिगोसेक्राइड। जब दो या दो से अधिक अगर एक इकाइयां मिलकर करती है पॉलीसेक्राइड का निर्माण करती है। अच्छा दोस्तों, बात कर लिया अपन ने इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के जो एग्जांपल्स हैं या जो अपन बहुत बात कर सकते हैं, डिवाइडेशन जो हो गए वो 9 हो गए, 3 तो हो गए मोनोसेक्राइड के, 3 हो गए डाइसेक्राइड के और 3 हो गए पॉलीसेक्राइड के। अच्छा दोस्तों, इनको अब मैंने वापस से फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं, ग्लूकोज के बारे में। दोस्तों बात कर लेते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज का सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है C6H12O6। ग्लूकोज का सामान्य सूत्र क्या होता है, C6H12O6। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज जो होता है वो अपने बॉडी के अंदर ऊर्जा उत्पादन का काम करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है अपनी बॉडी के अंदर, ऊर्जा प्रदान करता है। इसके साथ ही क्या करता है ये, अच्छा ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है फलों की शर्करा, फलों की शर्करा। दोस्तों याद रहे, कार्बोहाइड्रेट को आप एक प्रकार से शर्करा भी बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को आप एक प्रकार से शुगर या शर्करा भी बोला जा सकता है। तो ये फलों की शर्करा होती है, सॉरी फलों की शर्करा, शुगर ऑफ फ्रूट्स, शुगर ऑफ फ्रूट्स। याद रखें दोस्तों, एक होती है फलों की शर्करा, एक होती है फूलों की शर्करा। तो ये है फलों की शर्करा, शुगर ऑफ फ्रूट्स, एक होती है शुगर ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो बात करते हैं फलों की शर्करा जो होती है किसे कहा जाता है, आपके ग्लूकोज को कहा जाता है। इसके अलावा बात करें अंगूर की शर्करा, इसके अलावा बात करें अंगूर की शर्करा। अंगूर की शर्करा जो होती है वो भी क्या होती है, आपकी ग्लूकोज होती है। अंगूर की शर्करा या फिर फलों की शर्करा या फिर ऊर्जा उत्पादन करने वाला जो कंपोनेंट जो होता है वो किसे कहा जाता है, ग्लूकोज को कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों फ्रक्टोज के बारे में। दूसरा है फ्रक्टोज, सेकंड नंबर पर है आपका फ्रक्टोज। अच्छा फ्रक्टोज के बारे में बात करते हैं। फ्रक्टोज का सामान्य सूत्र भी जो होता है वो क्या होता है, C6H12O6 ही होता है। अच्छा बात करते हैं, इसे कहा जाता है फूलों की शर्करा, शुगर ऑफ फ्लावर। शुगर ऑफ फ्लावर के नाम से किसे जाना जाता है, फ्रक्टोज के बारे में, फ्रक्टोज को जाना जाता है, या फिर अपन बोल सकते हैं इसे सामान्य फूलों की शर्करा। अच्छा दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, धरती की सबसे मीठी शर्करा, सर्वाधिक मीठी शर्करा, धरती की सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, धरती पर पाए जाने वाली ऐसी शर्करा या चीनी अपन बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जो सबसे ज्यादा मीठा होता है वो होता है आपका फ्रक्टोज। कौन सा होता है दोस्तों, फ्रक्टोज। धरती की सबसे मीठी शर्करा जो होती है फ्रक्टोज होती है, धरती की सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं फ्रक्टोज के बारे में। अच्छा बात कर ली जाती, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, धरती का सबसे मीठा पदार्थ, धरती का सबसे मीठा पदार्थ, इससे संबंधित क्वेश्चन है कि धरती का सर्वाधिक मात्रा में धरती पर उपस्थित सर्वाधिक मात्रा में मीठा पदार्थ कौन सा होता है, या धरती का सबसे मीठा पदार्थ कौन सा है जो सबसे ज्यादा मीठा होता है, वो होता है आपका शहद। दोस्तों कौन सा होता है, शहद। सबसे मीठा पदार्थ कौन सा होता है आपका, शहद। शहद धरती पर सबसे मीठा पदार्थ है। अच्छा बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और, शहद की जो श्यानता होती है वो जल के अधिक ज्यादा होती है, जल के बजाय क्या होती है, श्यानता ज्यादा होती है। उस श्यानता का मतलब होता है किसी वस्तु को अगर जैसे स्नो दिए गए अगर ढलान वाले क्षेत्र से अगर फिसलाया जाता है तो जल्दी फिसलेगा, जबकि शहद जो होगा धीरे फिसलेगा। तो श्यानता का मतलब द्रवों के अंदर बहने के गुण का विरोध करने वाला भाग, विरोध करने वाला गुण। तो इसके अंदर क्या होगा, जल जो होगा वो जल्दी से क्या होगा, फिसल के चला जाएगा, जबकि जो आपका शहद है वो धीरे धीरे जाएगा। इसका मतलब शहद की श्यानता जल के बजाय अधिक होती है। इसके बाद में बात करते हैं आगे, यहां तक बात कर ली अपन ने, धरती का सबसे मीठा पदार्थ कौन सा होता है, शहद। अच्छा इससे आगे बात की जाती है कि जो शहद के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो शहद में पाए जाने वाली
शर्करा, शहद के अंदर पाए जाने वाली शर्करा। तो शहद के अंदर, ये सब याद है आपको, तो बाद में कर लेंगे इनके बारे में बात। शहद के अंदर पाए जाने वाली शर्करा, तो शहद में जो शर्करा पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तों फ्रक्टोज, क्योंकि सबसे ज्यादा मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है और सबसे ज्यादा मीठा पदार्थ शहद होता है। तो शहद मीठा फल होता है, किसकी वजह से होता है? फ्रक्टोज की वजह से होता है। फ्रक्टोज सबसे ज्यादा मीठा, शहद सबसे ज्यादा मीठा होता है फ्रक्टोज की वजह से। तो अपन बोल सकते हैं शहद में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। अच्छा, फिर यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, धरती का सर्वाधिक मात्रा में, या ऐसे बोल सकते हो, धरती पर कार्बनिक रूप से उपस्थित सबसे मीठी शर्करा, आर्टिफिशियल तरीके से, ये नेचुरल तरीके से है, नेचुरल तरीके से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज। और सबसे मीठा पदार्थ कौन सा होता है? शहद। सबसे मीठा पदार्थ कौन सा होता है? शहद। जबकि शर्करा कौन सी होती है? शुगर कौन सी होती है? आपकी फ्रक्टोज होती है। कौन सी होती है? फ्रक्टोज। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है आर्टिफिशियल तरीके से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो सबसे मीठी शर्करा होती है आपकी सैकेरिन। सैकेरिन, सैकेरिन जो होती है दोस्तों, याद रखें, ये आर्टिफिशियल तरीके से केमिकल से बनाई गई है। तो सबसे मीठी शर्करा जो आर्टिफिशियल तरीके से वो होती है सैकेरिन। अच्छा, सैकेरिन की एक विशेष बात ये है, शहद से 500 से 600 गुना अधिक मीठी होती है। कितनी गुना मीठी होती है? 500 से 600 गुना ज्यादा अधिक मीठी होती है आपकी कौन? सैकेरिन। इसका मतलब शहद से भी, धरती का सबसे ज्यादा मात्रा में, सॉरी, धरती का सबसे मीठा पदार्थ होता है शहद, लेकिन ये शहद से भी क्या होती है? 500 से 600 गुना मीठी ज्यादा होती है सैकेरिन। अच्छा, बात करते हैं डायबिटीज जो पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज रोगियों के लिए उपयोगी शर्करा। डायबिटीज पेशेंट्स को कौन सी शर्करा काम में ली जा सकती है? आप जानते हैं शहद जो होता है या फ्रक्टोज होता है वो, या फिर जो ग्लूकोज है, उससे तो क्या होता है? डायबिटीज बढ़ती रहती है। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिफिशियल सैकेरिन बनाई गई है, ये क्या होती है? डायबिटीज पेशेंट्स के लिए यूजफुल होती है, इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। तो आप ये बोल सकते हैं डायबिटीज पेशेंट्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं? सैकेरिन का उपयोग कर सकते हैं। सैकेरिन क्या कर सकते हो? कार्बोहाइड्रेट का या सैकेरिन शर्करा का उपयोग कर सकते हैं अपने खाने के रूप में। अच्छा दोस्तों, बात कर ली, यहाँ पर अपन ने बात की थी ट्रिक के अंदर, गर्लफ्रेंड जी। गर्ल का मतलब ग्लूकोज हो गया, फ्रेंड का मतलब फ्रक्टोज हो गया। अब आती है जी, जी का मतलब होता है ग्लैक्टोज। तो दोस्तों बात करते हैं ग्लैक्टोज के बारे में। इससे आगे है तीसरा, यहाँ नीचे कर लेते हैं बात। तीसरी आती है आपकी ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज शर्करा। अच्छा, मैं बता दूं दोस्तों आपको, ग्लैक्टोज शर्करा जो होती है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि यह मीठी नहीं होती, यह मीठी नहीं होती। इसमीन्स आप ये बोल सकते हैं कि एकमात्र शर्करा जिसमें मीठापन नहीं पाया जाता, एकमात्र शर्करा जिसमें क्या नहीं पाया जाता? मीठापन नहीं पाया जाता, ये होती है आपकी ग्लैक्टोज शर्करा। अच्छा, इसे लकड़ी की शर्करा भी कहा जाता है, उपनाम है इसका लकड़ी की शर्करा। इसे क्या कहा जाता है? लकड़ी की शर्करा भी कहा जाता है। इसका मतलब बोल सकते हैं जितनी भी लकड़ियां जो होती है, वुडन जो होता है, वुड जो होता है, उन सभी के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लैक्टोज शुगर होती है। जो जितने भी वुड जो होती है उनके अंदर, सबके अंदर क्या पाई जाती है? ग्लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ से इसको खाने वाला, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक दीमक के बारे में है, जो बात कर सकते हैं मीठी जो शर्करा होती है उसको खाने, सॉरी, जिसमें मीठा नहीं होता, और लकड़ी की शर्करा जिसे बोलते हैं ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज को कौन जीव जो है खाता है? तो यहाँ बात कर रहे हैं अपन दीमक के बारे में, दीमक, व्हाइट आंट के बारे में, ठीक है, या टर्माइट के बारे में। तो बात करते हैं दीमक जो होती है, दीमक की आहानाल में, दीमक की आहानाल में सेलुलोज का आसानी से पाचन हो जाता है। सेलुलोज की आहार, सॉरी,
दीमक की आहार नाल में सेलुलोज का आसानी से पाचन होता है, इसलिए तो क्या होती है, दीमक जो होती है आपकी लकड़ियों को खाने का काम करती है। दीमक जो होती है वो लकड़ियों को खाने का काम करती है, हालांकि लकड़ी मीठी नहीं होती फिर भी वो क्या करती है, लकड़ियों को खाती है। तो दीमक की आहार नाल के अंदर क्या होता है, सेलुलोज का आसानी से पाचन हो जाता है। अच्छा दोस्तों, किस प्रकार से आसानी से पाचन होता है ये बात करेंगे अपन सेलुलोज के टॉपिक के अंदर। तो दोस्तों अभी तक अपन ने बात कर ली किसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में, फ्रक्टोज के बारे में और गैलेक्टोज के बारे में। इसके बाद में बात करते हैं, दूसरा आता है अपना मोनोमर इकाइयां, सॉरी दूसरी आती है आपकी डाइसेक्राइड या फिर ओलिगोसेक्राइड। आपके 2 नंबर पे था डाइसेक्राइड, डाई या ओलिगोसेक्राइड। सेकंड टाइप्स का जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कौन सा होता है अपना, डाई या ओलिगोसेक्राइड। डाई या ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं ये दो मोनोमर इकाइयों के द्वारा बने होते हैं। निर्माण बोल सकते हो आप इसको, सिंपल भाषा में बोल सकते हैं निर्माण दो मोनोसेक्राइड द्वारा। दो मोनोसेक्राइड द्वारा इनका निर्माण होता है। अच्छा अपने बात की थी ट्रिक के अंदर गर्लफ्रेंड जी मदन लाल से, तो यहां आ जाएगा मदन लाल से, यहां हो जाएगा मदन लाल से। मदन का मतलब हो गया माल्टोज, उसके बाद में हो गया लाल से हो गया लैक्टोज, और एस का मतलब हो गया सुक्रोज। मदन लाल से माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। सबसे पहले बात करते हैं माल्टोज का निर्माण जो होता है वो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इकाई से। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इकाइयां आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है, माल्टोज का निर्माण करती है। ग्लूकोज और ग्लूकोज इकाइयां दोनों आपस में मिलकर क्या बनाती है, माल्टोज का निर्माण करती है। अच्छा बात करते हैं लैक्टोज का। लैक्टोज बनता है अपना ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज इकाइयां आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है, लैक्टोज का निर्माण करती है। इसी प्रकार से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो होता है वो किसका निर्माण करता है, आपका सुक्रोज का निर्माण करता है। तो दोस्तों बात कर लिए अपन ने डाई या फिर ओलिगोसेक्राइड के बारे में। निर्माण होता है इनका दो मोनोमर इकाइयों के द्वारा। बात कर लेते हैं यहाँ सबसे पहले मदन लाल से ट्रिक के अनुसार। मदन का मतलब क्या, माल्टोज। माल्टोज का निर्माण होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज इकाइयों, दो इकाइयों के द्वारा। इसके अलावा ग्लैक्टोज है, लैक्टोज जो होता है लाल लैक्टोज, लैक्टोज होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज इकाइयों के द्वारा होता है। इसके अलावा बात करें सुक्रोज के बारे में, सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के द्वारा होता है। अब इसके बाद बात करते हैं अपना तीसरा था पॉलीसेकेराइड। तीसरा है अपना पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, अच्छा पॉलीसेकेराइड जो होती है उनका निर्माण जो होता है, निर्माण जो होता है दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयों द्वारा, दो या दो से अधिक मोनोसेक्राइड्स द्वारा क्या होता है, किसका निर्माण होता है, पॉलीसेक्राइड का। अच्छा पॉलीसेक्राइड में अपन बात की थी ट्रिक में, मदन गर्लफ्रेंड जी मदन लाल से गुस्सा होकर, गुस्सा होकर का मतलब था अपना ग्लाइकोजन। एक एक को पढ़ लेते हैं पहले। सबसे पहले ये आ गया अपना फर्स्ट, इसमें बात कर लेते हैं फर्स्ट जी, और जी का मतलब क्या हो गया, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों ग्लाइकोजन के बारे में जेट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ग्लाइकोजन जो होता है मानव में संचित भोजन, मानव में संचित भोजन
इंसानों के अंदर देखो दोस्तों, अपन जो भी खाना खाते हैं वो खाना खाने के बाद में अपने कोशिकाओं में चला जाता है और एनर्जी के रूप में वहाँ एनर्जी फॉर्म हो जाती है उससे। लेकिन जो एक्स्ट्रा में खाना खाते हैं, जो एक्स्ट्रा में एनर्जी होती है, वो ग्लूकोज जो होता है वो आके कहाँ होता है, अपने लीवर में आता है। और लीवर में आने के बाद में क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा क्या होता है, एक क्रिया होती है ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा क्या होता है, वो किसमें बदल जाता है, ग्लाइकोजन के अंदर बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, ग्लाइकोजन में बदल जाता है। तो मानव में संचित भोजन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी स्टोर हो जाएगी अपने लिए कुछ समय के लिए। अच्छा, बात करते हैं प्राणियों में, ऐसे बोल सकते हो आप, प्राणियों में संचित भोजन, यहाँ भोजन नहीं लिखा, प्राणियों में संचित भोजन। तो प्राणियों में संचित भोजन जो होता है वो भी क्या होता है, आपका ग्लाइकोजन होता है। प्राणियों में संचित भोजन, जो जितने भी जीव जंतु जो होते हैं उनमें सब में जो एनर्जी स्टोर की जाती है वो किस रूप में होती है, स्टोरेज फूड जो होता है वो क्या होता है, उनका ग्लाइकोजन होता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए प्राणी स्टार्च, जैसे पेड़ पौधों के अंदर स्टार्च जो होता है वो किसे कहा जाता है, सेलुलोज को। पेड़ पौधे में जो संचित भोजन जो होता है उसे क्या कहा जाता है, स्टार्च। पेड़ पौधे में संचित भोजन किसे कहा जाता है, स्टार्च को। ऐसे ही जीवों के अंदर या प्राणियों में संचित या प्राणियों का स्टार्च, प्राणी स्टार्च बोल सकते हैं आप सिंपली से, प्राणी स्टार्च या प्राणियों का स्टार्च किसे कहा जाता है, वो भी कहा जाता है आपके दोस्तों ग्लाइकोजन को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ग्लाइकोजन को ही कहा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है जेट एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कवकों में संचित भोजन, कवकों में संचित भोजन, कवकों में संचित भोजन जो होता है दोस्तों वो भी क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। जैसे जिस प्रकार से मनुष्य में या प्राणियों के अंदर भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में होता है, उसी प्रकार से कवक में भी क्या होता है, संचित भोजन जो होता है किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अच्छा दोस्तों, इस ग्लाइकोजन से संबंधित क्रियाएं आती है कुछ, बात कर लेते हैं ग्लाइकोजन से संबंधित। अपना जो यकृत होता है, यकृत, अपने लीवर के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। कौन सी क्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के अंदर क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज है, जो भी अपन खाना खाते हैं ग्लूकोज के रूप में बनता है, पाचन के बाद में क्या बन जाता है, उसका सारा का सारा ग्लूकोज बन जाता है। ये ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के द्वारा यकृत में बदल जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। इस रूप में बदल जाता है ये ग्लाइकोजन के रूप में। अच्छा, कई बार विपरीत क्रियाएं भी होती है। ऐसे वाले विपरीत क्रियाएं, जब खाना नहीं खाते काफी लंबे टाइम तक अपन क्या होते हैं, भूखे रह जाते हैं, फिर खाना नहीं खाते, उसमें क्या होता है, जो स्टोरेज फूड जो होता है ग्लाइकोजन जो होता है वो वापस से किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदलना स्टार्ट हो जाता है लीवर के द्वारा ही। ग्लाइकोजन जो होता है वापस किस में बदल जाता है, शरीर को एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज में बदल जाता है। और ग्लूकोज में बदलता उस क्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। उस क्रिया को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोला जाता है। उस क्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। का मतलब जब अपन भूखे रहते हैं तो उस समय क्या होता है, अपना जो स्टोरेज फूड जो है वो वापस से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। ये क्रिया कौन करता है, यकृत करता है। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्रिया के द्वारा। कौन सी क्रिया के द्वारा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्रिया के द्वारा। तो दोस्तों अपन बात कर ली किसके बारे में, पॉलीसेकेराइड का फर्स्ट पार्ट जो था अपना, पहला भाग जो है ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के बारे में। तो बात कर लेते हैं वापस, मानव में संचित भोजन जो होता है ग्लाइकोजन होता है, प्राणियों में संचित भोजन जो होता है वो भी ग्लूकोज होता है, सॉरी ग्लाइकोजन होता है। इसके अलावा प्राणी स्टार्च जिसे कहा जाता है वो भी किसे कहा जाता है, ग्लाइकोजन को कहा जाता है। कवकों में संचित भोजन जो होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जेट एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में, कवकों में संचित भोजन जो होता है वो भी क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। अच्छा, यकृत जो होता है दो क्रियाएं करता है, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के द्वारा क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन जो होता है वापस से क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्रिया के द्वारा बदल जाता है ग्लूकोज में। अच्छा दोस्तों, अपने बात की पॉलीसेकेराइड के बारे में। पॉलीसेकेराइड में एक के बारे में बात कर चुके हैं, ग्लाइकोजन के बारे में। दूसरा आता है अपने ट्रिक के अंदर कि मदन लाल से गुस्सा होकर श्याम सुंदर के पास गई, या श्याम सुंदर के पास गई। तो श्याम का मतलब हो गया यहाँ पर एस, और एस का मतलब हो गया स्टार्च। क्या हो गया, एस का मतलब स्टार्च, एस का मतलब स्टार्च। अच्छा, स्टार्च के बारे में बात करें, यह है जल में अविलय होता है। कैसा होता है, जल में अविलय होता है। अच्छा, यहाँ बात कर लेते हैं ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन जो भी बात की, ग्लाइकोजन जो होता है जल में विलय होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, जल में विलय होता है। ग्लाइकोजन जल में विलय होता है, जबकि क्या होता है, अनडिसोल्व होता है। स्टार्च जो होता है, स्टार्च जो होता है वो वाटर के अंदर क्या होता है, अनडिसोल्व कंडीशन के अंदर होता है। अच्छा, बात कर लेते हैं, इसे कहा जाता है पादपों का, पादपों में संचित भोजन।
पादपों में संचित भोजन जो होता है उसे कहा जाता है स्टार्च, मंड या मांड। क्या कहा जाता है इसे? स्टार्च, मंड या मांड। पादपों में संचित भोजन जो होता है, पादपों में संचित भोजन जो होता है वो होता है स्टार्च, मंड या मांड। अच्छा, फिर यहाँ जेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ नोट लगा के लिख देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है स्टार्च के बारे में, सर्वाधिक स्टार्च उपस्थित होता है। सबसे ज्यादा स्टार्च की मात्रा किसमें पाई जाती है? वो पाई जाती है चावल के अंदर। सबसे ज्यादा स्टार्च की मात्रा किसमें पाई जाती है? चावल के अंदर। सबसे ज्यादा स्टार्च की मात्रा पाई जाती है चावल के अंदर, दूसरा पाई जाती है आलू के अंदर, और तीसरा पाई जाती है आपके केले के अंदर। अपने बात कर ली थी पहले भी कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वैसे ही क्या होता है स्टार्च के रूप में आता है। तो सबसे ज्यादा स्टार्च की मात्रा होती है चावल के अंदर, उसके बाद में होती है आलू के अंदर, और तीसरे केले के अंदर होती है। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में या कई जेट एग्जाम में पूछा गया सबसे ज्यादा स्टार्च किसमें पाई जाती है? चावल के अंदर पाई जाती है। अच्छा, ये हो गया आपका स्टार्च के बारे में। अब तीसरा आता है अपना, तीसरा जो था पॉलीसेकेराइड, तीसरा और लास्ट जो है अपना वो है श्याम चंद्र के पास भी। और चंद्र का मतलब क्या? सी, और सी का मतलब होता है सेलुलोज। सी मीन्स सेलुलोज। तो बात करने वाले हैं सेलुलोज के बारे में। दोस्तों देखते हैं आगे, यहां लिख देते हैं फर्स्ट चावल, दूसरा आलू, और तीसरा केला, बनाना। अच्छा, बात करते हैं सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज भी क्या होता है? जल में एविले होता है, जल में एविले, जल में एविले। अच्छा, इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, अर्थ के ऊपर मतलब हाईएस्ट अमाउंट के अंदर प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका सेलुलोज। धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है सेलुलोज। कौन सा पदार्थ होता है दोस्तों? सेलुलोज। अच्छा दोस्तों, सेलुलोज क्यों होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, धरती पर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? जीवों के अलावा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जीवों से सबसे ज्यादा धरती पर जितने भी जो लिविंग सजीव जो जाती हैं उनमें सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी होती है, या फिर अपन बात करें बाहर के बारे में, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? पादपों की। और पादपों के अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति किससे बनती है? सेलुलोज से बनती है। किससे बनती है? सेलुलोज से बनती है। तो सबसे ज्यादा सेलुलोज धरती पर पाया जाता है। अच्छा, यहाँ से उपयोग आ गया। उपयोग क्या होता है? कोशिका भित्ति निर्माण। कार्य क्या करता है इसका? कार्य बोल सकते हैं आप उपयोग, या फिर बोल सकते हो आप कार्य। कार्य क्या होता है इसका? कोशिका भित्ति निर्माण का कार्य करता है। सेलुलोज क्या काम करता है? कोशिका भित्ति निर्माण का कार्य करता है, सेल वॉल बनाने का काम करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन का काम करता है। अच्छा, सेलुलोज से फिर एग्जाम एक क्वेश्चन पूछा जाता है आगे, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। सेलुलोज के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, सबसे शुद्ध सेलुलोज, सबसे शुद्ध सेलुलोज। प्रकृति के अंदर ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सबसे शुद्ध सेलुलोज से बना होता है? प्रकृति के अंदर ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सबसे शुद्ध सेलुलोज से बना होता है? उस सेलुलोज का नाम होता है कपास के रेशे। फाइबर ऑफ कॉटन जो होता है, कपास के रेशे जो होते हैं वो शुद्ध सेलुलोज से निर्मित होते हैं। अच्छा दोस्तों, यहां तक अपने बात कर ली। ये अपना आज कंप्लीट हुआ कार्बोहाइड्रेट। क्या कंप्लीट हुआ अपना? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे प्रोटीन या विटामिन के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, साथ ही ऐसी प्रकार के मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।